गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था राउट्स लॉ, जो कि राउट्स लॉ के ऊपर हमने डिटेल में डिस्कशन की थी। चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम राउट्स लॉ की एक और एक्सप्रेशन की ओर मूव करेंगे। तो पहले अगर हम राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ volatile liquids, the partial vapor pressure of any component is directly proportional to, आपको चार ऑप्शन इसके अंदर गिवन है, ए, बी, सी और डी। फर्स्ट इज मोलैरिटी, सेकंड इज मोलैरिटी, थर्ड इज मोल फ्रैक्शन एंड फोर्थ इज नॉन मोलैरिटी। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन हमसे किस बारे में बात कर रहा है? ये वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट के बारे में बात कर रहा है कि वेपर प्रेशर किसी कंपोनेंट का किस पे डिपेंड करता है। हमने लास्ट क्लास में देखा है कि राउट्स लॉ हमें वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट के बारे में बात करता है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन लेते हैं कि इसके अंदर क्या आंसर हमारे पास ठीक होगा। राउट्स लॉ में क्या बोलता है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट। अब कंपोनेंट आप कोई भी ले सकते हो, सॉलिड भी ले सकते हो, सॉल्वेंट भी ले सकते हो। लेट इट बी, मैंने एक कंपोनेंट ए को कंसीडर किया। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट। ये हमारे पास एक्सप्रेशन था अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट के बारे में बात करता है। तो डाल्टन्स लॉ हमारे पास क्या था? PA बराबर है YA इंटू BT। ये हमारे पास राउट्स लॉ है, जो कि पार्शियल वेपर प्रेशर के बारे में बात कर रहा है। ये हमारे पास डाल्टन्स लॉ है, जो कि पार्शियल वेपर प्रेशर को लेकर बात कर रहा है। तो हम सीधा देख सकते हैं यहाँ पर हमें नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी या मोलैरिटी को लेकर कोई भी टर्म दिखाई नहीं दे रही, हमें सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास जो राइट आंसर होगा हमारे पास ये होगा। यानी कि आपके पास जो क्वेश्चन आपने अटेंड करने हैं उसके अंदर आपकी जो थ्योरी है और आपका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उनके बीच में आपको कोरिलेशन, क्या कोरिलेशन है और कैसे डेरिवेशन है, ये हमें समझना होगा। राइट डाउन द सेकंड क्वेश्चन, लेट इट बी P naught is the vapor pressure of solvent P is vapor pressure of solution N1 is mole fraction of solvent and N2 is mole fraction of solvent. ठीक है ना? गिवन है आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि सॉल्वेंट को आप A से डिनोट करो और सॉल्यूट को आप B से डिनोट करो। द करेक्ट रिलेशनशिप इज, तो करेक्ट रिलेशनशिप इसमें क्या होगी? चार ऑप्शन आपके पास गिवन है, A, B, C एंड D। तो P बराबर है P नॉट N1, P बराबर है P नॉट N2, P बराबर है P नॉट N1 by N2 and
पी नॉट बराबर है पी एन। ठीक, तो ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? मैं दोबारा से क्वेश्चन को देख रहा हूँ, दोबारा से क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अंदर आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट गिवन है और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट गिवन है। और ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है कि सॉल्वेंट ए है, सॉल्यूट बी है। अब आपको चार ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है कि इसमें से कौन सा जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास करेक्ट है। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में हम आंसर तक कैसे पहुंचते हैं। देखिए P हमारे पास क्या है? P इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का जो राउल्स लॉ ने एक्सप्रेशन दिया है वो हमारे पास क्या है? दैट इज Pt इक्वल्स टू P नॉट A x A प्लस में P नॉट B इनटू x B। ओके, एक और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को निकालने का एक्सप्रेशन है, वो हमारे पास क्या है? दैट इज Pt इक्वल्स टू P नॉट A Na प्लस है P नॉट B Nb टू बी डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। तो ये बात तो ठीक है कि इस तीनों ऑप्शंस के अंदर हमारे पास वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन को लेके तीन कंपोनेंट गिवन है, तो इसी को पहले ट्राई करते हैं। चलिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को राउल्स लॉ के अंदर Pt बोला गया है। हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को P से डिनोट किया गया, तो इसका मतलब मैं Pt की जगह P को लिख सकता हूं, तो मैंने P को लिख दिया। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। गिवन क्वेश्चन में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या है? P नॉट है, तो मैं इसकी जगह पे P नॉट A की जगह पे P नॉट A की जगह पे P नॉट लिख सकता हूं मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मेरे पास क्या है? दैट इज N1 है, तो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट के लिए क्वेश्चन कोई बात नहीं कर रहा है, तो इट इज 0 मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज गिवन बाय N। सो ये कंपोनेंट हमारे पास क्या आ गया? P बराबर है P नॉट इनटू N। दैट इज दिस एक्सप्रेशन इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फॉर ए solution containing component की जगह पे आप सब्सटेंस इंटीग्रल हो जाएगा। for a solution containing substance A, for a solution containing substance A, the precipitation of substance A takes place when a small amount of A is added to a solution. Full stop. The solution is, we have been given 4 options. First है saturated, second है unsaturated, third is super saturated, and fourth option is concentrated. ये सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? For a solution containing substance A, the precipitation of a substance. Precipitation क्या होता है? आप मान लीजिए कोई सब्सटेंस डिसॉल्व स्टेट में है, कोई सब्सटेंस मान लो डिसॉल्व स्टेट में है, आप उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? इनसॉल्युबल सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। तो प्रेसिपिटेशन इज नन अदर देन
A dissolved substance converted into insoluble solid, यानी आपको एक सॉल्यूशन गिवन है और उसके अंदर आपको प्रेसिपिटेशन करना है। और प्रेसिपिटेशन कब करना है? प्रेसिपिटेशन आपको कब रिसीव होगा? जब स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर आप उसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड कहलाएगा, सैचुरेटेड कहलाएगा, सुपर सैचुरेटेड या कंसंट्रेटेड कहलाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये टर्म्स क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन? मान लो आपने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर आपने लिक्विड डाला, लिक्विड उसके अंदर आपने एक और कंपोनेंट इंट्रोड्यूस कर दिया और आपने क्या बना दिया? एक लिक्विड सॉल्यूशन बना दिया। तो अब आप जानते हैं सॉल्यूशन बना तो डेफिनेटली सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है, बाइनरी सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में। तो सॉल्यूशन के अंदर एक कंपोनेंट सॉल्यूट है और दूसरा कंपोनेंट सॉल्वेंट है। अब आप इस सॉल्यूशन के अंदर और सॉल्यूट डाल रहे हैं और आप जब हल्का सा इसे रोटेट कर रहे हैं तो जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो रहा है। तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? सच ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाई इट इज अनसैचुरेटेड? आप सॉल्यूट डाल रहे हो, वो उसके अंदर डल रहा है, आप मिक्स कर रहे हो, मिक्स होने के बाद सॉल्यूट इसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है, यानी कि सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है। आप थोड़ा सा और सॉल्यूट डाला, फिर आपने इसे मिक्स किया, फिर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट जो पूरी तरह डिसॉल्व हो गया, डिसअपीयर हो गया, होमोजेनियस इमेज आ रही है, स्टिल द सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड। अब आप एक बड़ा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जितना आपने पहला अमाउंट लिया था उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर आप सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करेंगे और मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो सॉल्यूट आपके मिक्स करने के बाद भी, फिजिकल मिक्सिंग करने के बाद भी हो सकता है अब की बार सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व ना हो। ये जो स्टेज सॉल्यूशन की होगी, स्टेज सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि अब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट जो है वो क्या हो रहा है? डिसॉल्व नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितना सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता था उतना डिसॉल्व हो गया, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देंगे। चलिए, मैं एक बार फिर भी डेफिनेशंस लिख देता हूँ। डेफिनेशन लिखने से क्या है कि हमें टर्म्स थोड़ी सी याद रहती हैं। सो व्हाट इज द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, a solution in which solute can be dissolved at constant temperature। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं। व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन? देखो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को समझने के लिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की हेल्प लेते हैं। चलिए, लेट इट बी आपने एक बीकर लिया और बीकर के अंदर आपके पास क्या है? यहाँ आपके पास दैट इज हैविंग द दिस इज द लिक्विड सॉल्यूशन और आप इसके अंदर क्या डाल रहे हैं? सॉल्यूट आप इसके अंदर डाल रहे हैं और सॉल्यूट क्या हो रहा है? सॉल्यूट इसके अंदर आपने रॉड से इसको मिक्स किया तो ये सॉल्यूट क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। ओके, डिसअपीयर हो गया। एक क्लियर इमेज आपको दिखाई दे रही है। दिस सॉल्यूशन इज व्हाट? दिस इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दिस इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये ऑलरेडी सॉल्यूशन बना, उसके अंदर आपने सॉल्यूट और सॉल्यूट को ऐड किया। ये अभी अनसैचुरेटेड था, आपने सॉल्यूट डाला, डिसॉल्व किया, ये अभी भी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ही है। लेट इट बी आप इसके अंदर, इस अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर अब आपने लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को ऐड कर दिया। ये आप ऐड द लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इसके अंदर ऐड कर दिया, आप रॉड से इसे मिक्स कर रहे हैं। नाउ दिस सॉल्यूशन रिमेन्स एज सच।
थोड़ा सा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसके अंदर डिसॉल्व हुआ इसमें से, बट मेजर पोर्शन ऑफ सॉल्यूट वाज अनडिसॉल्व्ड स्टेट एंड इट इज रिमेन्ड हियर। सो नाउ दिस सॉल्यूशन इज, ये मिक्सिंग करने के बाद आपके पास इस तरह दिस इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास, तो यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन की हम डेफिनेशन क्या बनाएंगे, राइट डाउन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है। अच्छा, अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका है तभी तो ये अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट यहां पर नीचे बीकर के अंदर पड़ा हुआ है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, या ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर और सॉल्यूट आप ऐड नहीं कर सकते, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। सो यू कैन से अ सॉल्यूशन in which no more solute can be added. Can be added at constant temperature. ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बोलेंगे। अच्छा, अब इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर आप और सॉल्यूट नहीं ऐड कर सकते, इसका मतलब तो ये हो सकता कि उस सॉल्यूशन के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। हाँ, ये भी लिख सकते हैं। और यू कैन राइट डाउन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट at constant temperature. Such a solution is called as saturated solution. चलिए, दो टर्म्स और उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उन दो टर्म्स का नाम है डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन। चलिए, तो देखते हैं टर्म डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन हमारे पास क्या है। मैं सेम डायग्राम एक बार दोबारा बना रहा हूं। ये हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन है, यहां पर हमारे पास अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट। बच्चों, डिसोल्यूशन क्या होता है? डिसोल्यूशन इज द डिसोल्यूशन ये दोबारा लिया। What? Dissolution of any, दोबारा पॉज करिए बच्चों। Dissolution is dissolution of any, यार एक मिनट बच्चों, जो dissolution है that is the, दोबारा करिए। What? बच्चों, dissolution is dissolving of any substance in the liquid solution। ब्रैकेट भी आपने भी कर लिया। ये आपके पास लिक्विड सॉल्यूशन है और यहां पर आपके पास अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूशन है, ठीक है। सो क्या हो रहा होगा, यहां पर भी प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन हो रहा होगा, यानी कि अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट from undissolved state is going to the liquid solution, तो जिसे हम यानी कि बट एट द, तो इस टाइम बीतने के साथ साथ यानी कि प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन यहाँ पर हो रहा है और टाइम के साथ अगर हम उसे रिलेट करेंगे सो वी कैन से दैट रेट ऑफ डिसोल्यूशन, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ रेट ऑफ डिसोल्यूशन होगा। एट द सेम टाइम जितने पार्टिकल्स सॉल्यूट के अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट से लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं, उतने ही पार्टिकल्स, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड सॉल्यूशन और डिसॉल्व्ड स्टेट से
सॉलिड अनडिजॉल्व्ड सॉल्यूट के अंदर वापस आ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये हमारे पास कौन सा इमेज है, ये हमारे पास ये वाला इमेज है, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर डिसोल्यूशन भी हो रहा होता है, क्रिस्टलाइजेशन भी हो रहा होता है। डिसोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहां पर क्या होता है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन is in chemical equilibrium with rate of crystallization, and such a solution is called as saturated solution। तो saturated solution की ये दो definitions के अलावा ये थर्ड definition भी है, at constant temperature। ये लिखना जरूरी है हमारे लिए, यानी कि एक ऐसा solution जिसके अंदर rate of dissolution is in chemical equilibrium with the rate of crystallization at constant temperature, such a solution is called as saturated solution। अच्छा, अब हम देखते हैं कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझने से पहले एक चीज समझो, एवरी सॉल्वेंट हैज ए डिसॉल्विंग पावर व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर। हर एक सॉल्वेंट की सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की एक पावर होती है, एक क्षमता होती है, जिसे हम बोलते हैं डिसोल्यूशन पावर, और जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेंपरेचर के। फॉर एग्जांपल, अगर हम ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट इज प्रिपेयर्ड एट ए हाई टेंपरेचर। ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट is prepared at high temperature and cools down, we get a super saturated solution। ओके, यहां पर एक टर्म मैंने लगाई है, उसको लेकर टेम्परेचर यूज नहीं किया, हाई टेम्परेचर यूज किया। हाई टेम्परेचर जब आप यूज करेंगे तो एक सॉल्यूशन, एक सॉल्वेंट जितनी उसकी डिसोल्यूशन पावर होगी वो उससे ज्यादा सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा, और कूल डाउन होने पर हमें जो सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता था उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व। So we can say that definition लिख सकते हैं, super saturated solution contains the amount of solute more than its capacity। A super saturated solution contains solute more than its capacity। बच्चों, ये जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है ये अपने आप में एक हाईली अनस्टेबल सॉल्यूशन होता है। अगर आप एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड करेंगे तो जितना भी एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में होगा वो क्या हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा इनसॉल्युबल सॉलिड की स्टेट में। यानी कि हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन किसको लेके बात कर रहा है, एक ऐसा सॉल्यूशन बना रहे हो जिसके अंदर एक सब्सटेंस है वो इनसॉल्युबल सॉलिड की फॉर्म में बाहर आ जाए, तो कैसा सॉल्यूशन होगा, ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आई थिंक हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन को देख लिया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को देख लिया, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को देख लिया। दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट कांसेप्ट की ओर मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट इट बी, आपने एक सॉलिड लिया, ये आप देख रहे हैं सॉलिड, और इसको आपने लिक्विड के अंदर मिक्स किया और आपके पास क्या बना, एक लिक्विड सॉल्यूशन बना।
यानी कि जो सॉल्यूशन बना है उसका फिजिकल स्टेट लिक्विड आया, और अगर सॉल्यूशन बना है उसका फिजिकल स्टेट लिक्विड है तो डेफिनेटली ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास सॉल्वेंट होगा लिक्विड, और ये हमारे पास सॉलिड होगा। ठीक है, चलिए जनरली इन जनरल अगर हम सॉलिड हमने सॉल्यूट लिया है तो जो सॉलिड्स है दे आर कंसीडर्ड टू बी नॉन वोलेटाइल। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सभी के सभी सॉलिड्स जो होते हैं वो नॉन वोलेटाइल भी होते हैं। नैप्थलीन इसका एग्जांपल है, नैप्थलीन इज अ सॉलिड बट इट इज वोलेटाइल। पर अगर हम सभी सॉलिड्स को अगर इन जनरल अगर हम देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि जनरली जो सॉलिड्स हैं दे आर नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल होंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, जीरो। सो आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल। सो इन जनरल solids are non volatile। और अगर हम ये बात बोल रहे हैं कि सॉलिड है नॉन वोलेटाइल है तो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉलिड विल बी इक्वल टू जीरो। ये इन जनरल की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, चलिए मान लीजिए आपने एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड solute added to ऐड करते हैं। मान लो एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट को जब आप ऐड करेंगे लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर फॉर्मिंग ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो some of the properties of dilute solution only depends on number of moles of solute and does not depend upon nature of solute। ये हमने जो स्टेटमेंट लिखी है, स्टेटमेंट क्या है बच्चे? ये स्टेटमेंट एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे आधारित है। यानी कि आपने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया, उसको आपने वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर आपने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, तो आप ये देख रहे हैं कि कुछ उस जो हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन बना है उस डाइल्यूट सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज, मैंने ये नहीं कहा कि सारी प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, सिर्फ डिपेंड करेगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगी। तो वो प्रॉपर्टीज जो कि सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे ही डिपेंड कर रही हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहेंगे? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कहेंगे। सो सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। मतलब यही हमारे पास क्या है? डेफिनेशन है किसकी? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास, दैट इज द रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। relative lowering in the vapor pressure of solution। अच्छा, ये बात नहीं देखी गई है कि आप अगर किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो
जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा। सो वी विल राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑन एडिशन ऑफ non-volatile solute to the volatile solvent decreases the vapor pressure of the solution. बहुत ही अपने आप में रेलेवेंट है ये सेंटेंस। और एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू द वोलेटाइल सॉल्वेंट डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। चलिए डेरिवेशन की ओर बढ़ते हैं कि ऐसा इससे हमें क्या देखने को मिलता है। लेट इट बी कि P नॉट आपके पास है, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ solvent. This is the vapor pressure of solvent. Let it be PS is the vapor pressure of solution. तो हमने देखा कि अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे, अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम हो गया, यानी कि PS is less than PU. This is the vapor pressure of solvent. This is the vapor pressure of solution. तो ये PO में से अगर आप PS को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। भाई सॉल्वेंट का एक वेपर प्रेशर था, आपने इसके अंदर सॉल्यूट डाल दिया, अब उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, तो कमी कितने की आई, जो पहले हमारे पास फिगर था उसमें से बाद वाला फिगर हम लेस करेंगे। तो वही तुमने किया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट में से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमने लेस किया, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, दिस इज लोअरिंग। कितनी कमी आई वेपर प्रेशर के अंदर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, अगर आप मान लीजिए इस टर्म को कंपेयर करते हैं इससे पीओ से, तो इसे हम बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। सो वी कैन राइट डाउन PO minus PS upon PO. This is the lowering in vapor pressure. आप lowering in vapor pressure का कंपैरिजन किससे कर रहे हो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के साथ कर रहे हो, यानी कि कितनी वेपर प्रेशर में कमी आई, जो कमी आई उसका आप वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के साथ कंपैरिजन करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चलिए, राउल्ट्स लॉ का रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से क्या रिलेशनशिप है, इसको हम देखते हैं। तो राउल्ट्स लॉ हमारे पास क्या है, राउल्ट्स लॉ इज दैट इज Pt बराबर है P नॉट ए एक्स ए प्लस में P नॉट बी इनटू एक्स बी, राइट। अच्छा, अब P दैट इज द वेपर प्रेशर, दैट इज टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हमने यहाँ किस पर डिनोट किया है, PS से डिनोट करें, इसका मतलब Pt की जगह मैं PS लिख सकता हूँ। So I write down the PS. Let it be जो सॉल्वेंट है उसे हम PO से डिनोट करेंगे, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं इसे P नॉट है वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट की जगह में मैंने PO लिख सकता हूँ। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की जगह में मैंने XA लिख दिया। अब यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास P नॉट B है जो कि हमारे पास बिल्कुल ही जीरो है, प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो है ही नहीं है, ये भी कांस्टेंट जीरो हो गया। तो PS बराबर है PO इनटू XA। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट डाउन PO इक्वल्स टू PO इनटू 1 माइनस X ऑफ सॉल्यूट, इसे मैं लिख सकता हूँ ऐसे। सो PS इक्वल्स टू
PO minus PO into x of solute, इस टर्म को मैं इधर ले आता हूं, दैट इज PO x of solute is equals to PO minus PS x of solute is equals to PO minus PS upon PO, यानी कि relative lowering in vapor pressure is equal to the mole fraction of the solute, यानी कि नॉन वोलेटाइल solute डालने के बाद जो relative lowering in vapor pressure आएगा वो किसके बराबर होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ solute के बराबर होगा. So we can write down according to Raoult's law, relative lowering in vapor pressure is equal to mole fraction of solute. चलिए आगे बढ़ते हैं. इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाएंगे और दो डेरिवेशन से हम आगे डेराइव करेंगे. चलिए तो इसी एक्सप्रेशन से हम आगे बढ़ते हैं. इसका आगे हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इसमें से और क्या हम फॉर्मूलास को ड्राइव कर सकते हैं. लेट इट बी पीओ, मैं दोबारा इस सेंटेंस को यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू पीओ माइनस पीएस अपॉन में पीओ. अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को मैं कैसे लिख सकता हूँ? I can write down n equals to n plus n. n मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है. सो इट इज इक्वल्स टू PO minus PS upon में PO. ओके, इन ए डाइल्यूट सॉल्यूशन number of moles of solute is very less than number of moles of solvent. यही होगा. So we can say that n is very less than n. So from the total n can be neglected. मैंने कहा कि n टोटल में से नेग्लेक्ट हो सकता है, यहाँ से नहीं नेग्लेक्ट होगा, टोटल में से. यहाँ पर टोटल के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की क्वांटिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से बहुत ही कम है. सो आई कैन राइट डाउन n by n इक्वल्स टू PO माइनस PS अपॉन में PO. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह पे मैं n लिखा देता हूँ. n को डिनोट कर सकते हैं W ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू PO माइनस PS अपॉन में PO. और अगर मैं ऊपर नीचे दोनों जगह 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं इनटू 1000, तो ये टर्म मेरे पास क्या बनी? दिस इज नन अदर देन मोलैरिटी m ऑफ सॉल्वेंट बाय 1000 इज इक्वल्स टू PO माइनस PS अपॉन में PO. ये हमारे पास क्या है? एक और एक्सप्रेशन है इसका रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर का. दोबारा इसको यहाँ पर अगर हम लिखते हैं दैट इज x ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू PO माइनस PS अपॉन में PO. n इक्वल्स टू n प्लस कैपिटल N इक्वल्स टू PO माइनस PS अपॉन में PO. अगर मैं इसे पलटता हूँ इस इक्वेशन को, सो n प्लस n बाय n इक्वल्स टू
PO equals to PO minus PS, n plus n by n minus 1, PO minus PS minus 1. So that is n, it comes out to be n equals to that is PO minus PS on में PS, again reversing it, n by capital N equals to PO minus PS upon में PS. So I can write down again like this, that is n is equals to number of moles of solvent is equals to what? Weight of solvent divided by the molecular weight of the solvent. That you can write down W of solvent multiplied by molecular weight of solvent equals to PO minus PS upon में PS. So 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से ही हम लोग इसे डिवाइड करेंगे. So again this is none other than molarity equals to molecular weight of solvent divided by 1000 equals to PO minus PS upon PS. ये हमारे पास इक्वेशन है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दोनों फार्मूले अप्लाई होंगे. दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के साथ कर रहे हैं. ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, ये हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं है. सो अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल्स हम दोनों इक्वेशंस हमारे पास अप्लाई होते हैं, दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं. तो चलिए ओवर करते हैं आज की क्लास को. नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं दो टॉपिक्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे. बच्चों कंसेप्ट बाय डेफिनेशन समझना जरूरी है और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझना जरूरी है. न्यूमेरिकल्स करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें और जो उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसकी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए और उसका राइट एप्लीकेशन होना चाहिए. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन